नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे, शायद हिंदुस्तान के कई डॉक्टर्स ने भी उसका नाम ना सुना हो। इसको कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। जब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट था तो मैंने तो बाय गॉड इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम से पहले मैं आपको समझाता हूं कि डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक मसल की झिल्ली है जो हमारी छाती के ऑर्गन्स को हमारी पेट के ऑर्गन से सेपरेट करती है। अब ये मसल इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े जो हैं वो फूलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो पिचकते हैं ताकि सांस बाहर आ सके। इस प्रोसेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है उसको कहते हैं डायफ्राम। यही मसल हेल्प करती है फेफड़े, जब ये नीचे चली जाती है तो फेफड़ों को फूलने के लिए, और जब ये ऊपर आती है तो फेफड़ों को पिचकने के लिए। अब इस मसल को हर मसल की तरह कोई ना कोई नर्व सप्लाई करती है जो इस मसल को चलाने में हेल्प करती है। तो इस मसल की जो नर्व है उसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व। वो गर्दन में स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता छाती में चलती है, दोनों साइड पे। अब किसी कारणवश अगर ये मसल पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज का मतलब होता है स्थिर हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्यों होगा, पहले ऐसा क्यों होगा? अगर डायरेक्टली इस मसल को कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए पेशेंट के गिरने की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसा हो सकता है। अगर कोई प्रोसीजर या कोई ट्यूमर या कोई प्रॉब्लम इसकी जो नर्व है फ्रेनिक नर्व उसको जकड़ ले, तो ऐसा हो सकता है। अगर कोई सर्जरी नेक या चेस्ट में की जाए जिसमें यह नर्व जो है इंजर हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तीनों चारों कंडीशन में जो डायफ्राम है वो पैरालाइज हो जाएगा। जब डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा तो आप ध्यान से समझिए क्या प्रॉब्लम होगा। जिस साइड का डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा वो मूवमेंट ही नहीं करेगा। इसका मतलब जब सांस अंदर जा रही है वो नीचे नहीं जा रहा, और जब सांस बाहर आ रही है वो ऊपर नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये डायफ्राम, जैसे आपने देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट में अगर लेग का पैरालिसिस हो जाए तो लेग पतली हो जाती है, काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। वैसे ही डायफ्राम पतला होता जाता है और अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता जाता है। अब जब ये ऊपर चढ़ रहा होता है तो उस साइड के फेफड़े को ये कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, और उस साइड की हार्ट को भी प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल घबराने लगता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी वो पेशेंट कर पाता था उसमें प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को होती है कि रात को जब ये सोने की कोशिश करते हैं और लेटने की कोशिश करते हैं, ये लेट ही नहीं पाते, एकदम घबराहट से, सांस की प्रॉब्लम से इनकी नींद खुल जाती है, और इन पेशेंट्स को लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब जब ये अपने प्रॉब्लम के साथ पेशेंट हमारे पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं वो समझिए। सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे से ही कई पेशेंट में डायग्नोसिस बनाया जा सकता है कि ये इवेंट्रेशन में डायफ्राम जो है ऊपर चढ़ा हुआ है और फेफड़े को कंप्रेस किया गया है। अब जैसे ही ये डायग्नोसिस हमारे दिमाग में बनना स्टार्ट करता है, कुछ एडवांस टेस्ट जैसे चेस्ट का सीटी स्कैन, छाती की, फेफड़े की और डायफ्राम की बनावट को देखने के लिए, फ्लोरोस्कोपिक जिसमें हम ये मूवमेंट देखते हैं डायफ्राम का प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं, अल्ट्रासाउंड जिसमें फिर से ये मूवमेंट को देखा जाता है। ऐसे कई एडवांस टेस्ट करा के इस बात को असर्टन किया जाता है कि ये इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम नामक बीमारी ही है। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम जो उसकी सांस को हो रही है ये सिर्फ डायफ्राम की वजह से है या उसको कोई एस्थमा जैसी बीमारी या सीओपीडी जैसी बीमारी तो नहीं है, तो हम एक पीएफटी टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये दो तरीके से कराया जाता है, एक बैठ के फूंक मार के सांस की कैपेसिटी देखना, और एक लेट के देखना, सिटिंग एंड लाइंग डाउन पोजीशन में। क्योंकि मैंने आपको बताया इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सीधा लेटने में। तो दोनों ही कंडीशंस में पीएफटी कराया जाता है और उसमें डिफरेंस देखा जाता है। अगर ये डिफरेंस 20% से ज्यादा होता है तो हमको दिमाग में एकदम आ जाता है कि ये इवेंट्रेशन की वजह से हो रहा है। इसके बाद पेशेंट को
एक सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इवेंट्रेशन का मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार का। तो सर्जरी क्या की जाती है, इस सर्जरी का नाम है प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम। प्लाइकेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली फीमेल्स जो साड़ी पहनती हैं उसमें वो चुन्नट बांधती हैं और फिर साड़ी को टक करती हैं, तो इसी तरह डायफ्राम की पूरी चुन्नट बांधी जाती है और उसको टांके लगा दिए जाते हैं। इसको कहते हैं प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम। इस सर्जरी से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी एनेस्थीसिया की जांच, हार्ट की जांच, उसकी कई ब्लड की जांच वगैरह होती हैं और फिर यह सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल में की जाती है। इस सर्जरी के दौरान हम जो ये सर्जरी करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव मेथड से करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव मेथड का मतलब होता है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा करते हैं या फिर वैट्स दूरबीन की सर्जरी के द्वारा करते हैं, और अगर कभी ओपन भी करना पड़ा तो सिर्फ एक छोटी सी मिनी थोरोकॉटमी करके ये सर्जरीज मेदांता में की जाती हैं, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जितनी छोटी हम एक्सेस लेंगे, जितनी मिनिमली इन्वेजिव ये सर्जरीज होंगी, उतनी ही जल्दी पेशेंट अपनी दिनचर्या में वापस जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो प्लाइकेशन करने के साथ साथ मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जाती है जो बहुत सारे सेंटर्स नहीं करते, जिसको कहते हैं मेश प्लास्टी करना। मेश प्लास्टी होता है उसी के ऊपर जहां हमने प्लाइकेशन किया है एक बढ़िया सी मेश लगा देना, ताकि अगर कभी ये टांका खुल भी जाए तो भी ये डायफ्राम वापस ऊपर ना आ सके, वो मेश जो है उस डायफ्राम को अपनी ही जगह पे रोक ले। तो क्या हो जाता है, फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, सांस लेने के लिए फेफड़े ज्यादा मूवमेंट अच्छी तरह कर पाते हैं। डायफ्राम नहीं भी चल रहा तब भी इस पेशेंट की कैपेसिटी जो है सांस लेने की वो नॉर्मल इवेंट्रेशन के पेशेंट से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और इसकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो श्वास चढ़ना, दिल घबराना, लेटने में प्रॉब्लम होना, वो सब सॉल्व हो जाती हैं। और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होने के कारण 3 से 4 दिन में ये पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और हफ्ते भर में अपनी दिनचर्या में वापस जाके अपना काम वगैरह सब कुछ कर पाते हैं। तो आज हमने जाना कि इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम क्या चीज है, प्लाइकेशन सर्जरी कैसे की जाती है, मेदांता में मेश प्लास्टी इसमें कैसे ऐड की जाती है। और आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या ये सर्जरीज मेदांता में बहुत कॉस्टली होती होंगी आम जनता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कई जतन करके इनके जो रेट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिए हैं, ताकि आम जनता भी इन एडवांस सर्जरी का, इतनी एडवांस डिजीजेस के अंदर भी पूरा का पूरा फायदा उठा सके। नमस्कार।